सीताराम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक हम आज इस्लाम के उदय के बारे में, इस अच्छे से धर्म के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे आपको। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, क्या हुआ इस्लाम धर्म के साथ, टू द पॉइंट्स के रूप में बताऊंगा, क्वेश्चन और आंसर के रूप में बताऊंगा। प्लीज़ ऐसा बने रहें। पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अरब प्रदेश के बड़े भाग को अपने धर्म, समुदाय और राज में लाने में सफलता प्राप्त की? पैगंबर मोहम्मद ने कैसे किया? साहब ने मुस्लिमों के धर्म प्रॉफिट कहे जाते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं, थे, आज भी उनकी मानता है, हमेशा रहेंगी। उनको सत सत प्रणाम। उनकी मदीना में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके उन्होंने अपने अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की थी। मोहम्मद साहब ने आंतरिक लड़ाई का समाधान किया, उम्मा को एक बड़े समुदाय में बदल दिया, अपवाद जैसे कर्म कांड और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर परिष्कृत करके धर्म को उन्होंने सुदृढ़ किया था। आय के स्रोत, कृषि, व्यापार और ज़कात जो खैरात कर थे। पैगंबर मोहम्मद के साहबों के प्रयासों के कारण मदीना उभरते इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। ये दोस्तों, ये कहानी थी। अब्बासी राज की 9वीं शताब्दी में कमजोर होने के कारणों तथा परिणामों का उल्लेख कीजिए। कैसे हुआ कमजोर अब्बासी राज की 9वीं शताब्दी में? सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में झगड़ा हुआ। 1810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच युद्ध हुआ। तुर्की गुलाम अधिकारियों यामलुक द्वारा एक नए शक्ति गुट का निर्माण किया गया। परिणाम क्या हुए? कई नए छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। ताहिरी, समानी, तुलूनी और बुआवी नामक शिया वंश में 945 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार कर लिया था। समझ लीजिए। इस्लामी राज्य में कृषि व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय जमीन के स्वामी छोटे बड़े किसान और राज्य हुआ करते थे। कर राज्य की ओर से एकत्र किया जाता था। कृषि व्यवस्था तो वहाँ पे ऐसी थी। गैर मुसलमान उपज का आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर कर देते थे। राज द्वारा सिंचाई प्रणालियों, बांधों, नहरों के निर्माण और कुओं की खुदाई के लिए थी सहायता होती थी और पहली बार खेती करने पर कर में रियायत थी। प्रभाव क्या पड़ा? खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई, उत्पादकता में वृद्धि हुई। कई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैगन खेती शुरू हुई और यूरोप को उनका निर्यात किया गया। मध्यकालीन इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्या पढ़ा? उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की पुस्तकों का अनुवाद कराया। समझो, ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना का विकास किया। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया में यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। अल मामून के शासनकाल में बगदाद में पुस्तकालय विज्ञान संस्थान को सहायता दी गई। अरस्तु की पुस्तकें, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टॉलमी की पुस्तक एल्मागिस्ट की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के विषय में भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। समझ लीजिए आप। मध्यकालीन मुस्लिम साम्राज्य के व्यापार एवं वाणिज्य की जानकारी देते हुए बताइए कि इसका मुद्दा के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यापार दो मुख्य मार्गों लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। उसमें भी होता था, आज भी होता है। मसालों, कपड़ों, चीनी की मिट्टी की वस्तुएं, बारूद को भारत और चीन से लाल सागर और फारस की खाड़ी तक जहाज़ों तक लाया जाता था। भूमध्य सागर के सिर पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किया जाने वाला निर्यात यहूदी व्यापारियों के हाथ में था। 4वीं शताब्दी में कायरा के उभरने से इटली में पूर्वी माल की बढ़ती मांग के कारण लाल सागर का महत्व बढ़ गया। ईरानी व्यापारी चीनी वस्तुएं लाने बगदाद से बुखारा और समरकंद से रेशम मार्ग से चीन जाते थे।
मुद्रा का प्रसार प्रसार कैसे हुआ? राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन से मुद्रा का प्रसार बढ़ गया था। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। बहुमूल्य धातुएं, सिक्के पूर्वी व्यापार की वस्तुओं के बदले यूरोप से आते थे। धन की बढ़ती मांग के कारण संचित भंडारों और बेकार संपत्तियों का उपयोग हुआ। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ता गया। इस्लामी दुनिया की इमारतों की विशेषताएं बताइए। कैसे इस्लामी दुनिया की इमारतें थीं? देखिए, अधिकतर इमारतें धार्मिक मस्जिद, मकबे और इबादतगाह ही हैं। समझ लीजिए, इमारतों का बुनियादी नमूना हमेशा एक जैसा रहता है। इमारतें इस्लामिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतें पूरा करती हैं। सभी में मेहराबें, गुंबद, मीनार, खुले सहन, खंभों के सहारे वाली छतें रहती हैं। केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर निर्मित इमारत, मस्जिद, मकबरे, सराय, अस्पताल व महल भी हैं। मस्जिद में प्रांगण में फव्वारा, जलाशय, प्रांगण का बड़े कमरे में खुलना, बड़े कमरे के दीवार में मेहराब, शुक्रवार को दोपहर की नमाज, प्रवचन के लिए मंच, मिंबर इत्यादि, ये विशेषताएं रहती। दोस्तों हम थोड़ा टू द पॉइंट्स देख लेते हैं स्टार्टिंग के। इस्लाम का उदय हमारा वही जब 600 से 1200 ईस्वी तक। इस्लामी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? इतिवृत्त तारीख देखेंगे, अर्ध ऐतिहासिक कृतियों जैसे जीवन चरित्र, पैगंबर के कथन, कृत्यों के अभिलेख, कुरान की टीकाएँ देखेंगे, कानूनी पुस्तकें देखेंगे, भूगोल, यात्रा वृत्तांत में देखेंगे, साहित्यिक रचनाएं से कहानियाँ और कविताएँ देखेंगे। पैगंबर मोहम्मद को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? इस घटना का इस्लाम के में क्या महत्व है? मक्का छोड़ने के कारण वहाँ के समस्त लोगों का विरोध किया उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, उन लोगों को पसंद नहीं तो उनको दबाव बनाया, बेचारे मक्का छोड़कर चले गए। उन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना अच्छा नहीं लगा। 622 ईस्वी में पैगंबर द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरा कहा गया, तभी हिजरी सन चालू हुआ और इसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत की गई। खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया? उसके क्या उद्देश्य थे? खिलाफत संस्था का निर्माण पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद वैध पैगंबर का भाव हुआ। मुसलमानों में मतभेदों को दूर करने के लिए खिलाफत संस्था का निर्माण किया गया। समुदाय के नेता को पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा माना गया। उद्देश्य क्या थे? कबीलों पर नियंत्रण कायम किया गया, राज के लिए संसाधन जुटाए गए। उमैयद वंश के अब्द अल मलिक ने अरब इस्लामी पहचान के विकास के लिए कौन से कार्य किए? किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। इस्लामी सिक्के चलाए गए जिन पर अरबी भाषा में लिखा गया। जेरूसलम में डॉफ ऑफ रोक बनवाया गया। धर्म युद्धों का ईसाई मुस्लिम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? संक्षेप में विवरण दीजिए। जो मुस्लिम राज्यों ने क्या किया? ईसाई प्रजा के प्रति बहुत कठोर नीति अपनाई। पूर्व एवं पश्चिम के बीच होने वाले जो व्यापार में इटली का प्रभाव स्थापित हुआ। इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं संक्षेप में दीजिए। इस्लाम की शिक्षाएं हैं, पैगंबर मोहम्मद खुदा का केवल संदेश वाहक है, केवल अल्लाह की ही इबादत आराधना की जानी चाहिए। मुसलमान को नियम के अनुसार दिन में 5 बार प्रार्थना करनी चाहिए, खैरात बांटना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। जीवन में एक बार हज की यात्रा, मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है आज की महंगाई में। दोस्तों लघु उद्योग हमने आपको बताया था, हम दीर्घ उद्योग में आते हैं। ज़रा अब हम आगे देखते हैं। इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? जो मध्यकाल में इस्लामी जगत था उसकी विशेषताएं क्या है? उन्होंने क्या क्या खेती को खुशहाली और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी।
शहरों की तादाद में वृद्धि हुई, कई शहर स्थापित हुए। जब शहरों की तादाद में वृद्धि हुई तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। और इसी जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी तो जो शहर के नक्शे में उनमें समानता का अभाव पैदा होने लगा। विनिमय के दायरे का विस्तार हुआ और भारत और यूरोप के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहा इस्लामी जगत ने। राजकोषीय प्रणाली हुई, अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बेहतर तरीके अपनाए गए और वाणिज्यिक पत्रों का व्यापक उपयोग हुआ। ये था मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है। इसमें देखिए आप इस्लामी वास्तुकला और रोमन वास्तुकला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इस्लामी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएँ थी। जो धार्मिक इमारतें थी वो दुनिया के सबसे बड़े प्रतीक हैं, आज भी हैं। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक जो फैली मस्जिदें थी, इबादतगाह थे और मकबरे थे। इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय स्वरूप को प्राप्त किया था और नकली स्थानों में मरुस्थली महल हुआ करते थे और महलों का निर्माण रोमन तथा ससानी वास्तुशिल्प के तर्ज पर हुआ। अब बासुना समुद्र पानी के बीच एक नए शाही शहर का निर्माण किया गया। मीनार नए धर्म के अस्तित्व रूप में आई। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की विशेषता थी और रोम के इंजीनियरों द्वारा 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया गया। ये विशेषता है। मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की क्या विशेषताएं थी। शहरीकरण की शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस्लामी जगत का फलना फूलना हुआ। मुख्य उद्देश्य था अरब सैनिकों युद्ध को बसाना। कूफ, बसरा, फुस्तान, कायरा, बगदाद, समरकंद जैसे फौजी शहर स्थापित हुए। शहरों के विकास एवं विस्तार के लिए खाद्यान्न उत्पादन व उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। 2 प्रकार के भवन स्थापित हुए, एक मस्जिद अल जामिया, दूसरा केंद्रीय मंजिल से सुख कहते हैं। केंद्रीय मंजिल में दुकानों की कतारें बताई गई, व्यापारियों की आवाज़ जिसे फदूक कहते हुए बनाया गया। सराफ का कार्यालय हुआ। प्रशासकों, विद्वानों एवं व्यापारियों के घर स्थापित किए गए। मंजिल की प्रत्येक इकाई की अपनी मस्जिद, गिरजाघर, सिनागोग, यहूदी प्रार्थना घर स्थापित किया गया। शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों के मकान, सब्जी फल के बाजार, काफिलों के ठिकाने और दुकानें इत्यादि हुए। शहर की 4 दीवारों के बाहर कब्रिस्तान व सराय बनाए गए। शहरों में के नक्शों में समानता का अनुभव हुआ। इस्लामी वास्तुकला रोमन वास्तुकला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो हमको 4 पॉइंट बता चुके हैं। ये कहता साथ से देखिए, रोम के इंजीनियरों द्वारा 3 महाद्वीपों को पार ले जाने वाले जल सेतु का निर्माण के पहले बता चुके हैं हमको। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। यह नया प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार था, वर्णन कीजिए। खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। अध्यक्ष, गवर्नर, अमीर व कबीलों का मुखिया जिसे अशरफ कहते थे। केंद्रीय राजकोष बैत अल माल में मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले कर व धामों से मिलने वाली लूट का हिस्सा था। खलीफा के सैनिक अधिकतर बेदुइन थे। सैनिक रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों में शिविरों में रहते थे और गैर मुस्लिमों द्वारा खराज व जजिया का अदा किया जाता था। यहूदी व ईसाई संरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक कार्यों को करने की काफ़ी स्वायत्तता थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उमैयद राज जब एक
जायक शक्ति बन चुका था वह अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। पहले उमैयद खलीफा द्वारा दमिश्क को राजधानी बनाना हुआ। बाइजेंटाइन समाज की राजबाई रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाना हुआ। वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा प्रारंभ हुई। शासन कला में निपुण हुआ। प्रशासन में ईसाई सलाहकार, जरतुश्त लिपिक और अधिकारी शामिल हुए। अरबी सामाजिक ढांचा बनाए रखा। अरबी प्रशासन की भाषा हुई। इस्लामी सिक्के जारी किए गए। सलीब व अग्निवेदी के चिन्ह बने। सोने के दिनार, चांदी के दिरहम सिक्के बंद करना प्राथमिकता थी। दोस्तों, ये टॉपिक खत्म हुआ। आप सभी को सारा प्रणाम। हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।